आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं जो हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। ओके, तो चलो यार स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। पहले अगर मैं आपको इंडिया के बारे में बताऊं ना, तो इंडिया 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री में से एक है। यानी अगर मैं आपको बताऊं, पूरी दुनिया में जो 12 सबसे ज़्यादा डाइवर्सिफाई यानी सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी वाली कंट्री है, यानी जहाँ पर ज़्यादातर प्लांट और एनिमल की स्पीशीज़ पाई जाती है, इंडिया उसमें से एक है। और साथ ही इंडिया के अंदर 47,000 से ज़्यादा प्लांट की स्पीशीज़ है, जो एशिया में, एशियाई कॉन्टिनेंट है, आपको पता ही होगा, महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है, उसमें से जो इंडिया है उसका 4th रैंक आता है। ठीक है, क्योंकि 47,000 स्पीशीज़ है इंडिया के अंदर। ओके, तो साथ ही में इंडिया के अंदर 15,000 से ज़्यादा फ्लावर के प्लांट है, जो पूरे वर्ल्ड का 6% है। एंड अगर एनिमल की स्पीशीज़ की बात करूँ तो 90,000 से ज़्यादा एनिमल की स्पीशीज़ है इंडिया के अंदर, जिसमें से एनिमल और ये फिश वगैरह की स्पीशीज़, मरीन वाटर के जो भी स्पीशीज़ हैं, वो सारी की सारी मिला के। साथ ही में अब नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है, मैंने आपको वेजिटेशन का थोड़ा मतलब बता दिया कि वेजिटेशन मतलब जो उगते हैं यानी पेड़ पौधे। नेचुरल वेजिटेशन का क्या मतलब होता है? नेचुरल वेजिटेशन का मतलब होता है जो प्लांट और जो पेड़ पौधे बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के उगते हैं ना, उसको हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जंगल किसने उगाया है? जंगल हमने, इंसानों ने थोड़ा ना उगाया है, वो तो नेचुरली उगा है, तो दैट इज नेचुरल वेजिटेशन। अब एक बात बताओ, जो क्रॉप होती है, जो फसल होती है, वो क्या नेचुरल वेजिटेशन है? नहीं, वो नेचुरल वेजिटेशन नहीं है, क्योंकि उसको एक पर्सन ने उगाया, एक आदमी ने उगाया, एक कोई भी फार्मर ने उगाया है, वो इंसान ने उगाया, तो वो नेचुरल वेजिटेशन नहीं है। ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन को हम वर्जिन वेजिटेशन भी कहते हैं। ठीक है, याद रखना, वर्जिन वेजिटेशन भी कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन को। नेचुरल वेजिटेशन दैट हैज़ बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब बाय द ह्यूमन फॉर अ लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड वर्जिन वेजिटेशन। तो बात एक ही है ऑलमोस्ट, नेचुरल वेजिटेशन और वर्जिन वेजिटेशन सेम ही होता है। अब 2 वर्ड आएंगे आपकी बुक के अंदर। ठीक है, ये हिंदी में बड़ा आसान है, बट इंग्लिश में 2 वर्ड हैं, एक तो फ्लोरा, ठीक है, और एक आता है फोना। डिफरेंस आएगा, थोड़ा सा दिमाग में घुसा लो ये बात, फ्लोरा एंड फोना होते क्या है। फ्लोरा किससे मिलता जुलता वर्ड लग रहा है? फ्लोरा फ्लावर, तो जो फ्लोरा है वो प्लांट को डिनोट करता है, यानी प्लांट की स्पीशीज की जब भी बात करें ना, तो हम फ्लोरा की बात करते हैं, और जब फोना की बात करते हैं तो वो एनिमल की स्पीशीज की बात करते हैं। समझ रहे हो? तो फ्लोरा इज रिलेटेड टू फ्लावर, यानी प्लांट की स्पीशीज की बात होती है फ्लोरा में, एंड फोना इज इक्वल टू एनिमल की स्पीशीज की बात होगी। ठीक है, ओके। अब हम कुछ ऐसे फैक्टर देखने वाले हैं जो प्लांट और स्पीशीज को अफेक्ट करते हैं। यानी आपको पता ही है कि हर जगह सेम तरह के प्लांट और स्पीशीज नहीं होते, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उनको अलग बनाती है। ठीक है, किन किन चीज़ों पे अलग अलग टाइप के मतलब हम कैसे बांट सकते हैं कि अलग अलग टाइप की स्पीशीज़ होती है। ठीक है, अलग अलग जगह पर। तो सबसे पहले लैंड देखो, लैंड अगर मैं आपको बात करूं तो आपको पता ही होगा कि जो लैंड फर्टाइल होता है, ये पढ़ लेते हैं, द नेचर ऑफ द लैंड इन्फ्लुएंस अ टाइप ऑफ वेजिटेशन। जो लैंड है, जो ज़मीन है, वो भी इन्फ्लुएंस करती है वेजिटेशन को, यानी प्लांट वगैरह को अफेक्ट करती है, आपको पता ही है। जैसे आप देखोगे फर्टाइल लैंड पे है ना, बहुत अच्छी मतलब पेड़ पौधे उगते हैं, और अगर वो लैंड ग्रास लैंड पे अलग टाइप के उगते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, पहाड़ों पे जो उगता है, क्या आप उसको यहाँ नॉर्मल दिल्ली के अंदर उगा सकते हो? नहीं उगा सकते, बहुत टफ है। टफ क्या, इम्पॉसिबल ही कह लो एक तरह से आप। तो इसी वजह से जो लैंड है, लैंड के अलग होने से भी जो हमारी नेचुरल वेजिटेशन है वो अलग अलग होती है, और वाइल्ड लाइफ भी एक तरह से अलग होती है। यहाँ पर जो जानवर मिलते हैं, क्या आपको पहाड़ों पे वो जानवर मिलेंगे, या जो पहाड़ों पे मिलते हैं क्या वो यहाँ मिलेंगे? तो यही है कि लैंड के अलग होने से आपके एनिमल और प्लांट दोनों अलग अलग मिलते हैं। सेकंड है आपका सॉइल। ठीक है, सॉइल तो आपको पता ही होगा कि पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे टाइप की सॉइल है, तो सॉइल से भी बहुत ज़्यादा अलग फ़र्क पड़ता है आपके वेजिटेशन में, पेड़ पौधों में। क्यों? क्योंकि आपको पता है, आपने ब्लैक सॉइल के बारे में सुना होगा। ब्लैक सॉइल होता है जहाँ पर कॉटन उगती है। क्या आप नॉर्मल ज़मीन पे कॉटन उगा सकते हो? नहीं उगा सकते। जो कैक्टस है वो कहाँ उगता है? वो डेजर्ट वाले एरिया में उगता है, जहाँ पर बंजर भूमि होती है। क्या वो आप कैक्टस यहाँ पर उगा सकते हो?
ठीक है, क्या आप डेजर्ट के अंदर, रेगिस्तान के अंदर क्या सेब का पेड़ उगा सकते हो? इम्पॉसिबल सी बात है। या मैंग्रोव जिसमें बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, वो आप डेजर्ट में नहीं उगा सकते। तो सॉइल के अलग होने से भी लैंड स्पीशीज जो होती है प्लांट की वो अलग अलग होती है, इफेक्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्लाइमेट। क्लाइमेट में 3 चीज़ें आएगी। ये क्लाइमेट एक ही बात है, क्लाइमेट के अंदर ये 3 पॉइंट आते हैं। 2 पॉइंट हम पहले पढ़ चुके हैं, लैंड और सॉइल। अब पढ़ेंगे हम ये टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के अलग होने से भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। जैसे द करेक्टर एंड एक्सटेंट ऑफ वेजिटेशन आर मेनली डिटरमाइंड बाय द टेम्परेचर अलॉन्ग विद द ह्यूमिडिटी इन द एयर एंड प्रेसिपिटेशन एंड द सॉइल। आपको पता है टेम्परेचर के अलग होने से भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है वेजिटेशन का। जैसे अब ध्यान से सुनना, कैक्टस है वो रेगिस्तान में उगता है, वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक है, अब जो सेब का पेड़ है वो ज़्यादातर जम्मू कश्मीर में उगता है क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है। तो टेम्परेचर का भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पर आप वो जो सर्दियों वाले क्रॉप्स है वो यहाँ नहीं उगा सकते, और जो गर्मियों वाले क्रॉप्स है वो आप पहाड़ों पे नहीं उगा सकते जहाँ ठंड होती है, जहाँ बर्फ़ गिरती है। समझ रहे हो? तो टेम्परेचर के अलग होने से भी जो स्पीशीज़ हैं प्लांट की और एनिमल की वो अलग अलग पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका सनलाइट। आपको पता ही है कि देखो अलग अलग एरिया में सनलाइट अलग अलग गिरती है। अब देखना, ध्यान से सुनना, अगर आप नीचे पहाड़ के ऊपर जाओगे ना तो वहाँ पर बिल्कुल घने पहाड़ मिलेंगे आपको, घने बिल्कुल एकदम बिल्कुल। अगर आप बिल्कुल पेड़ के शेल्टर के नीचे आ जाओ ना, वहाँ देखोगे आपको हर जगह पेड़, ग्रीनरी दिखेगी पहाड़ के ऊपर। बट जैसे जैसे थोड़ा नीचे आते जाओगे ना, वहाँ पर थोड़ा थोड़ा खुला एरिया दिखने लग जाएगा, पेड़ों के बीच में गैप दिखने लग जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सनलाइट से भी असर पड़ता है। पहाड़ों के ऊपर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, तो इसकी वजह से जो प्लांट होते हैं उनको ज़्यादा सनलाइट मिलती है, जिसकी वजह से वो घने होते हैं। नीचे की बात करें तो सनलाइट इतनी पहाड़ों से ज़्यादा नहीं मिलती, तो इसलिए थोड़े नॉर्मल होते हैं वहाँ पर प्लांट, इतने घने नहीं होते, इतने डेंस नहीं होते वो फॉरेस्ट। प्रिसिपिटेशन, रेन जिसे हम कहते हैं, प्रिसिपिटेशन यानी रेन से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क, मतलब रेन जहाँ पर कम होती है, आप नॉर्मली देख लो, जहाँ पर रेन ज़्यादा होती है वहाँ के स्पीशीज़, क्या जहाँ पर कम होती है वहाँ की स्पीशीज़ में ज़मीन और आसमान का अंतर है। जैसे कि मिज़ोरम देख लो, मिज़ोरम वगैरह, मेघालय वगैरह देख लो, बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर। आप देखोगे तो चावल की फसल, वेस्ट बंगाल में चावल वगैरह की फसल बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि चावल को चाहिए होता है पानी। चावल की जो क्रॉप होती है उसको चाहिए होता है पानी, राइस की जो क्रॉप होती है उसको चाहिए होता है पानी। क्या चावल की फसल आप रेगिस्तान में उगा सकते हो? नहीं उगा सकते, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ठीक है, और साथ ही जो कैक्टस है वो भी मतलब कैक्टस भी आप किसी और एरिया में नहीं उगा सकते, रेगिस्तान में ही ज़्यादातर उगता है। तो इसी वजह से बारिश का भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हमारी क्या कहते हैं उसको, स्पीशीज़ पे, प्लांट और एनिमल की स्पीशीज़ पे। बारिश जहाँ पर ज़्यादा होती है वहाँ पर अलग टाइप के जानवर भी पाए जाते हैं, और जहाँ पर बारिश कम होती है वहाँ पर अलग टाइप के जानवर पाए जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? देखो सिंपल है, ऑल द प्लांट और एनिमल इन एन एरिया आर interdependent and interrelated to each other in their physical environment, thus they forming an ecosystem। आपको पता है कि एक एरिया में जो प्लांट होते हैं और वो एनिमल होते हैं, जो प्लांट और एनिमल होते हैं ना, वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं और इंटर रिलेटेड होते हैं। समझ रहे हो? प्लांट एनिमल पे डिपेंड होता है, कैसे? क्योंकि प्लांट को क्या चाहिए? खाद कहते हैं मैन्योर को। मैन्योर कहाँ से मिलता है उनको? एनिमल से। और एनिमल को क्या चाहिए? गाय वगैरह को क्या चाहिए? घास चाहिए, वो उनको कहाँ से मिलती है? प्लांट वगैरह से, या प्लांट वगैरह चाहिए। तो ऐसे ये दोनों एक दूसरे से इंटर डिपेंडेंट है और इंटर रिलेटेड है। एक ख़त्म हो गया तो दूसरे को प्रॉब्लम आएगी, तो इसलिए दोनों इंटर रिलेटेड है, एक इंटर रिलेटेड और इंटर डिपेंडेंट है ईच अदर, एक दूसरे के अपने फिजिकल एनवायरनमेंट पे, तो वही इकोसिस्टम बनाते हैं। ठीक है, अ वेरी लार्ज इकोसिस्टम ऑन द लैंड हैविंग डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ वेजिटेशन इन एन एंड एनिमल लाइफ इट्स कॉल्ड बायोमी। बायोमी क्या होता है? एक बड़ा सा इकोसिस्टम जहाँ पर एक बिल्कुल अलग टाइप के वेजिटेशन यानी प्लांट और बिल्कुल अलग टाइप के एनिमल पाए जाते हैं, उसको हम बायोमी कहते हैं, जो कि दूसरे एरिया में नहीं मिलते। जो प्लांट और एनिमल दूसरे एरिया में नहीं मिलते, सिर्फ उस पर्टिकुलर एरिया में ही मिलते हैं, उसको हम बायोमी कहते हैं। ठीक है,
आज के लिए हम लास्ट टॉपिक करेंगे और वो मोस्ट ये जो क्वेश्चन करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंगे, ठीक है, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर मैंने सारे के सारे एक ही में कर दिया, लंबी बन जाएगी वीडियो 40 मिनट की, तो 2 पार्ट में करेंगे इसको, ठीक है। अब इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट क्या होता है, अब फॉरेस्ट हमारे लिए क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है वो हम देखेंगे। पहले तो बच्चों वाले पॉइंट देख लेते हैं। इट प्रोवाइड ऑक्सीजन, सिंपल सीधी बात है, पेड़ होते हैं फॉरेस्ट में तो फॉरेस्ट हमें ऑक्सीजन देते हैं। साथ ही में फॉरेस्ट की प्रोवाइड फर्नीचर वगैरह, वुड वगैरह देते हैं, है ना। साथ ही में फॉरेस्ट प्रोवाइड मेडिसिन भी बनाई जाती है फॉरेस्ट वगैरह से। अब पढ़ते हैं थोड़े महंगे पॉइंट। दीज आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड प्ले अ मेजर रोल इन एनहेंसिंग द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट। जो हमारे फॉरेस्ट होते हैं वो एक रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं, उसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, एंड इसी की वजह से वो हमारे एनवायरनमेंट की जो क्वालिटी है उसको भी एनहेंस करते हैं। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है हमारे फॉरेस्ट का। नेक्स्ट है आपका, दे मॉडिफाई लोकल क्लाइमेट, कंट्रोल सॉइल इरोजन एंड रेगुलेट द स्ट्रीम फ्लो, सपोर्ट द वैरायटी ऑफ इंडस्ट्री, प्रोवाइडेड लाइवलीहुड ऑफ मैनी कम्युनिटी एंड ऑफर पैनोरेमिक एंड सीनिक व्यू ऑफ रिक्रिएशन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, जो आपके ये जो फॉरेस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, लोकल क्लाइमेट को कंट्रोल करने में, और साथ ही में सॉइल इरोजन आपको पता होना चाहिए कि जब हमारे सॉइल की सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है, जब वो पानी, हवा या किसी के भी कारण एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है तो उसको सॉइल इरोजन होता है, सॉइल इरोजन कहते हैं। तो आपके जो फॉरेस्ट होते हैं ना वो सॉइल इरोजन होने नहीं देते। क्यों नहीं होने देते? क्योंकि वो ज़मीन को पकड़ के रखते हैं, ठीक है, वो जाने नहीं देते, जो ऊपर की लेयर है उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने नहीं देते, तो वो बहुत हेल्प करता है, ठीक है। तो जो हमारा, आपको पता है, देखो फॉरेस्ट का जो क्या कह सकते हो आप, क्लाइमेट होता है ना वो ठीक होता है, अच्छा होता है। जहाँ फॉरेस्ट नहीं होते वहाँ का क्लाइमेट बहुत बेकार होता है। दिल्ली को देख लो यार, अब दिल्ली में रहते हो तो बिना मास्क के तो आप रह ही नहीं सकते अब। दे मॉडिफाई लोकल क्लाइमेट, साथ ही में कंट्रोल करता है सॉइल इरोजन, स्ट्रीम के फ्लो को, यानी नदी के फ्लो को भी, एक तरह से हवा वगैरह के फ्लो को भी कंट्रोल करता है। और साथ ही में बहुत सारे लोग अपने लाइवलीहुड के लिए, अपने जीवन के लिए, अपनी लाइफ के लिए हमारे फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं, फॉरेस्ट पे बिल्कुल डिपेंडेंट है। जैसे आप वुड वगैरह की इंडस्ट्री ले लो, वो पूरी की पूरी डिपेंडेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इट कंट्रोल ऑफ विंड फोर्स एंड टेम्परेचर दैट कॉज रेनफ्लो। ये रेनफॉल वगैरह और टेम्परेचर को कंट्रोल करने का भी काम फॉरेस्ट ही करती है। देखोगे ज़्यादातर फॉरेस्ट वगैरह, क्योंकि फॉरेस्ट ही विंड वगैरह का फ्लो कंट्रोल करता है जिससे बारिश वगैरह आती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट प्रोवाइड्स ह्यूमस एंड सॉइल एंड शेल्टर टू द वाइल्ड लाइफ। जंगली जानवरों को भी फॉरेस्ट में मिलते हैं, यानी फॉरेस्ट के जानवर वहीं पर रहते हैं, तो इसलिए भी फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है यार। बाकी हम बाद में करेंगे, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ अगले पार्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं। पहले तो नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया अंडरगोन है मैनी चेंजेस ड्यू टू द सेवरल फैक्टर ऑफ ग्रोइंग डिमांड ऑफ द कल्टीवेशन। हमारे इंडिया में भी जो नेचुरल वेजिटेशन है, जो जंगल है, उनको बहुत परेशानी हो रही है और वो चेंज होता जा रहा है धीरे धीरे। क्यों चेंज होता रहा है? अर्बनाइजेशन आ रहा है, ओवर ग्रेजिंग हो रही है, हम जंगलों में घुसते जा रहे हैं और वहाँ पर खेती कर रहे हैं, तो इसकी वजह से जंगल धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम टाइप ऑफ वेजिटेशन करेंगे कि कितने टाइप के वेजिटेशन